विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अत्रिनिक। 1947 जश्न और जख्म का साल। जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। जी हाँ, हम 1947 के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी से 15 अगस्त के बीच का वो सबसे चमत्कार और सबसे दागदार वक्त भारत पर कैसे गुजरा, शायद ये भारत ही जानता है। एक तरफ भारत का जिस्म खून की लाली से सराबोर था, तो दूसरी तरफ यह होली के गुलाल से नहा रहा था। जनवरी का वो दिन भारत कभी भूल नहीं पाएगा। गुनगुनी धूप खिली थी। तारीख थी 22 जनवरी 1947, दिन बुधवार, वक्त 11 बजे, जगह दिल्ली। संविधान सभा कक्ष में संविधान सभा के सदस्य जुटे थे। मौका था उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास करने का जिसे 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई संविधान सभा में 210 सदस्यों की उपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके पास होते ही हिंदुस्तानियों की यह हुंकार अंग्रेजों सहित पूरी दुनिया ने सुन ली थी कि एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य भारत बनेगा, जो अपना संविधान खुद लिखेगा। यह भी तय हुआ कि इसमें कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। एक तरफ हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में, हर जुबान पर आज़ादी के जश्न भरे नगमे गुनगुना रहे थे। वहीं हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्हें खुद की आज़ादी खतरे में नजर आ रही थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन को अपने निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बुलाकर बता दिया था कि वो वायसराय बनाकर हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं और उन्हें उनकी आज़ादी की राह को आसान बनाने का काम करना है। जनवरी के इन दिनों में जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो बापू नोआखाली के श्री रामपुर में थे। वे दुखी थे कि जब हम आज़ादी के इतने करीब पहुंच गए हैं, तब हम खुद को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक रहे हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह जिन्ना की जिद ने देश को बंटवारे के मुहाने पर खड़ा कर दिया। हाँ, भारत महसूस कर रहा था वो खूबसूरत लम्हा। तारीख थी 20 फरवरी 1947। लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले हिंदुस्तान छोड़ देंगे और सत्ता जिम्मेदार हाथों में सौंप दी जाएगी। ये सुनते ही भारत आज़ादी की खुशबू से महक उठा। 19 फरवरी 1947 की सुबह नाश्ता कर रहे वायसराय वोवेल को जैसे ही लंदन में गोपनीय तार मिला, तो पहले वे थोड़ा गंभीर हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, आखिरकार उन्होंने मुझे भगा ही दिया, क्योंकि नए वायसराय लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को भारत की आज़ादी देने का जिम्मा सौंपा गया था। उधर भारत के करोड़ों बासिंदों के चेहरे पर आज़ादी की मुस्कान बिखरी ही थी कि आंखों से खून के कतरे बह निकले। वजह थी मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, यही वो शख्स थे जो बंटवारे के खंजर से भारत के 2 टुकड़े करने पर आमादा थे। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान का बंटवारा चाहती है, नहीं तो यह देश ध्वस्त हो जाएगा। बंकिम पैलेस की नींद इसलिए हराम थी क्योंकि हिंदुस्तानी और अंग्रेज सैनिकों के बीच दरार बहुत चौड़ी हो चुकी थी। रॉयल एयरफोर्स के अंग्रेज अफसरों ने तो विद्रोह ही कर दिया था। दरअसल 18 फरवरी 1947 को करीब 2000 भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी थी और गोलीबारी में करीब 400 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तभी से अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। 1946 में ही अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। इसी को ध्यान में रखकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल तो हुई, लेकिन 1947 आते आते अपने कारनामों से उसने जबरदस्त अंतर्विरोध पैदा कर दिया। नतीजा यह है कि फरवरी 1947 में नेहरू का धैर्य टूटा और उन्होंने मांग कर दी कि लीग के मंत्री त्यागपत्र दे दें। सरदार पटेल ने भी
कड़ी चेतावनी दी कि मुस्लिम लीग के सदस्य फौरन कैबिनेट नहीं छोड़ेंगे तो कांग्रेस के सदस्य त्याग पत्र दे देंगे। हालांकि नए वायसराय का नाम और आजादी की तारीख तय होने की घोषणा ने इस गहमागहमी को कुछ दिन शांत तो किया था। अब हम जानते हैं कि रजवाड़ों और रियासतों में उस वक्त कैसी बेचैनी थी और माउंटबेटन के भारत आने के बाद बंटवारे की पटकथा लिखनी कैसे शुरू हुई। मार्च आते आते राजे रजवाड़े निजामों नवाबों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी, लेकिन उनकी प्रजा के चेहरे पर मुक्ति का उल्लास छलक रहा था। हैदराबाद के निजाम इस जुगत में लगे थे कि किसी भी तरह उनका सिंहासन बचा रहे। हालांकि दिल्ली, पटना, लखनऊ और कलकत्ता के साथ साथ भारत के कई गांवों शहरों में अजीब सी बेचैनी और झटपटाहट बढ़ती जा रही थी। बंगाल के बाद मार्च की शुरुआत में ही बिहार दंगों की आग में जल उठा था और गांधी जी वहां पहुंचे थे। तारीख थी 5 मार्च 1947। बापू कांग्रेसी नेताओं के रवैये से नाराज थे। बापू चाहते थे कि कांग्रेसी जगह जगह हो रहे दंगों से खुद को अलग करें। इधर 20 मार्च 1947 को जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर गांधी जी बिहार पुलिस की हड़ताल खत्म कर रहे थे और उधर इसी वक्त नॉर्थलेट एयरपोर्ट से माउंटबेटन अपने परिवार के साथ भारत के लिए उड़ान भर रहे थे। 24 मार्च का वो दिन भारत कभी नहीं भूल सकता। दरबार हाल में देश के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन को शपथ दिलाई जा रही। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वायसराय हाउस में नेहरू और माउंटबेटन के बीच 3 घंटे बैठक चली और बाद में माउंटबेटन एक एक करके राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से भी मिले। मगर 30 मार्च 1947 को गांधी जी और माउंटबेटन की मुलाकात सबसे खास रही। देश दुनिया के 50 से ज्यादा फोटोग्राफर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए पहुंचे थे। इस मुलाकात में गांधी जी का पूरा जोर इसी बात पर था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ठीक 3 दिन बाद माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत की। जिन्ना ने साफ साफ कह दिया था कि वो हर हाल में बंटवारा चाहते हैं। धूप तेज होने लगी थी और आजादी पाने की आवाज भी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, आजाद इन फौज का ही है कौमी तराना। उन दिनों हर गली मोहल्ले खूब जोर जोर से गाया जाता था। वहीं पूरा देश टुकर टुकर दिल्ली में चल रही सियासी मुलाकातों की तरफ देख रहा था। तारीख थी 15-16 अप्रैल। माउंटबेटन कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में थे। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उन्होंने आजादी के अजूबे रोड मैप का प्रस्ताव पेश कर दिया। माउंटबेटन को समझ में आ गया था कि इस तरह की योजना से अब काम नहीं चलेगा, नई योजना बनानी पड़ेगी और वे इस पर काम भी करने लगे। जूनागढ़ के नवाब 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम लीग के दबाव में जिन्ना के साथ जाना चाहते थे। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत जहां हिंदुस्तान से रवानगी की तैयारी में लगी थी, वहीं अंग्रेज अफसर अपनी काली करतूतों का चिट्ठा मिटाने में जुट गए थे। कई दफ्तरों और सरकारी आवासों में अचानक धुआं उठने लगा था, जो कई दिनों तक दिखता रहा। क्या जलाया गया, क्यों जलाया गया? अफसरों के पास इसकी कई कहानियां थी, लेकिन तय था कि अंग्रेज अपनी करतूतों का कोई भी दस्तावेज छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर रियासतों को लेकर सरदार पटेल पहले ही चौकन्ने हो चुके थे और एक सच यह भी है कि संविधान सभा में हैदराबाद को छोड़कर लगभग सभी रियासतों के सदस्य शामिल थे। देश में कई जगह अशांति का माहौल था। बापू जानते थे कि कई महीने की तपिश इस बार कुछ ज्यादा ही महसूस होने वाली है। शायद यही वजह थी कि इस महीने के शुरू होते ही वे राजनीतिक उठापटक से दूर दिल्ली की मलिन बस्ती में पहुंचकर लोगों के बीच बैठ गए। चाहते थे कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार न हो जो देश का बंटवारा करता हो। उनका मानना था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, जो होगा हम निपट लेंगे, लेकिन सुना किसी ने भी नहीं। वहीं आजादी की माउंटबेटन योजना लंदन पहुंच चुकी थी। यह 5वां प्रयास था जब वायसराय की ओर से एटली सरकार के पास आजादी का रोड मैप पहुंचा था। दरअसल बंटवारे को पहले
पागलपन कहने वाले वायसराय ने बंटवारे का ही रोड मैप भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद नेहरू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सारा खेल खत्म हो गया। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कुछ संशोधन करके माउंटबेटन योजना को वापस भेज दिया। माउंटबेटन ने नेहरू के प्रिय वीपी मेनन का सहयोग लिया और इस बार वो सफल हो गए और इस बार तैयार हुई योजना पर नेताओं की सहमति मिल गई। जून तक तो बंटवारे की गूंज मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में भी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। जैसे ही पता लगा कि पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान आने वाला है, तो कई फिल्मी हस्तियां अपनी जमीन की ओर लौटने की बात कहकर पाक के हक में आ गई। 3 जून 1947 को शाम 7 बजे देश के 4 प्रमुख नेताओं नेहरू, पटेल, बलदेव सिंह जिन्ना ने रेडियो पर घोषणा कर दी कि वो हिंदुस्तान का बंटवारा करने की योजना पर सहमत हैं। ये सुनते ही भारत के बासिंदों में हाहाकार मच गया। कई उम्मीदें बंधी, कई टूटे। गांधी जी हताश थे। जैसे ही माउंटबेटन को पता लगा कि गांधी जी कांग्रेसियों से नाता तोड़कर 4 जून की प्रार्थना सभा में उनकी योजना की निंदा करने वाले हैं, तो उन्होंने गांधी जी को वायसराय हाउस में बुला लिया और माउंटबेटन कामयाब हो गए। गांधी जी चुप हो गए। 4 जून 1947 की शाम को पत्रकारों से बात करते हुए माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख बताई 15 अगस्त 1947। पूरा देश चकित रह गया। लंदन में भारत की आजादी की तारीख घोषित करने का इंतजार कर रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली भी चौंक गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि माउंटबेटन इतने जल्दी में होंगे। वहीं बंटवारे के ऐलान से कश्मीर रियासत में उथल पुथल मच गई। राजा हरि सिंह का झुकाव पाकिस्तान की ओर था, लेकिन यहाँ की हिंदू, सिख और बौद्ध आबादी हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहना चाहती थी और भारत के जिस्म पर ही उन्हीं के नौजवानों और बच्चों के खून से विभाजन की गाढ़ी लकीरें खींची जा रही थी और भारत की चीखें मानो अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। सड़क, तालाब, खेत, नदी, घर, दफ्तर, शायद ही कुछ बचा हो जिसके 2 टुकड़े नहीं हो रहे थे। तय हुआ था कि 80% हिस्सा हिंदुस्तान को और 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। बंटवारे की सरजमी पर उम्मीदें लाशों का ढेर बनकर बिखर रही थी। बंगाल और पंजाब के टुकड़े होंगे, ये तय था। इससे पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब में कत्ले-आम शुरू हो गया था। 40 करोड़ लोगों के घर परिवार बिखरने जा रहे थे। डर ऐसा था कि जून की भरी दोपहरी में भी अपनी जमीन को अलविदा कहकर कई कारवां अनजानी मंजिलों की ओर निकल पड़े थे। इधर वायसराय माउंटबेटन का एक संदेश रोजाना हर सरकारी दफ्तर में का दिया जाता था, जिसके बीचों बीच लाल बक्से में लिखा होता था 15 अगस्त को दिन शेष। जब माउंटबेटन योजना पर कांग्रेस के नेता मोहर लगाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा। मोहम्मद मौलाना आजाद ने भी कहा, विभाजन देर तक नहीं टिक सकेगा। रोहित राम गिडवानी से आत्मसमर्पण बताते रहे। जगत नारायण, राम मनोहर लोहिया और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता भी सहमत नहीं थे। वहीं सिंधु नदी के किनारे बसे पठानों के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल्ला खान ऑफ फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें पाक नहीं बल्कि अपना अलग पश्तूनिस्तान चाहिए, मगर उनकी सुनी किसी ने नहीं। और अब हम जानते हैं कि कैसे एक तरफ तिरंगे के ऐलान से जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ लाहौर में लौटे शरणार्थियों का दर्द देखा नहीं जा रहा था। जुलाई का महीना अलविदा कहने को पूरी तरह तैयार था। इसी बीच दिल्ली के एक कमरे में सिरिल रैडक्लिफ नाम का अंग्रेज भारत के नक्शे को इस कदर निहार रहा था मानो किसी छोटे बच्चे को दुनिया की सबसे मुश्किल किताब पढ़ने का जिम्मा सौंप दिया गया हो। हालांकि रैडक्लिफ को एक तरफ नेहरू जी तो दूसरी तरफ जिन्ना खड़े थे। ये दोनों वकील थे और अपनी अपनी दलीलों से बैरिस्टर रैडक्लिफ को लकीरें खींचने में मदद कर रहे थे। ये लकीरें चाहे भारत के जिस्म के किसी भी हिस्से में खींची जा रही हो, पर टुकड़े तो दिल के ही हो रहे थे। रैडक्लिफ माउंटबेटन का दोस्त था और पहली बार हिंदुस्तान आया था। रैडक्लिफ को वायसराय ने उन दिनों 2 आयोगों का अध्यक्ष बना दिया था।
जिसे पंजाब और बंगाल को बांटना था, और उसे ये तक नहीं पता था कि वास्तव में पंजाब और बंगाल है कहाँ। बंटवारे से पहले ही भारत के बासिंदों में मची मारकाट का वो मंजर जैसे आंखों में जम आ गया है और धुंधला ही नहीं होता। जिन्हें साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाना था, उनमें से कुछ उन्मादी टोलियां बनाकर गली गली अपनों का घर जलाते फिर रहे थे। भीड़ के तांडव से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजों पर अपनी धार्मिक पहचान लिखनी शुरू कर दी। किसी ने झूठ लिखा तो किसी ने सच लिखा। खून के छींटों और आंसुओं की बारिश से सराबोर हो रहे उन इतिहास के पन्नों को कैमरों में कैद करने देश विदेश से दिल्ली, लाहौर, ढाका जैसे शहरों में पहुंचे पत्रकार और फोटोग्राफर भी रो पड़े। अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गरेट तो खून से लथपथ उस सड़क के किनारे फुट फुट कर रोने लगे जिस पर बिखरी लाशों की अभी अभी उन्होंने फोटो ही खींची थी। एक संपादक ने तो कह ही दिया था कि इन फोटोग्राफर के ब्लॉग नष्ट कर दिए जाएं ताकि इन्हें फिर से कोई छाप न सके। दिल्ली में बैठे माउंटबेटन भी इस बात से बहुत खुश हो रहे थे। वहीं जिन्ना जोधपुर के महाराजा को लालच दे रहे थे ताकि वे पाक में शामिल हो जाएं, मगर पटेल ने जिन्ना की सभी चालों को नाकाम कर दिया था। दिल्ली में तय हो रहा था कि पहली सरकार में कौन कौन शामिल होगा और जिन्ना अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे थे। अब आजादी मिलने में बस 12 दिन बचे थे और दिल्ली में 17 यार्ड रोड पर इंसानी कदमों की आवाजें काफी तेज हो चली थी। वहीं जिन्ना जल्द से जल्द बोरिया बिस्तर समेटकर पाक जाने की तैयारी में लगे थे। इसी बीच वह मुंबई में अपनी पत्नी की कब्र पर पहुंचे और कुछ क्षण मौन रहे। जिन्ना दुखी थे कि उनकी अपनी बेटी दीना ने पति नावेल वाडिया के साथ रहना तय किया था और उनके साथ पाक जाने से मना कर दिया था। इसी बीच स्कूलों में देशभक्ति के गीतों का रियाज चल रहा था ताकि 15 अगस्त को बुलंद आवाज में इन्हें गाया जा सके। 14 अगस्त की मध्य रात्रि आजादी के पहले सूरज का इंतजार कर रही थी। संसद भवन में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंज रही थी। वे कह रहे थे, इस वक्त जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और एक नई आजादी के वातावरण में अपनी आंखें खोल रहा है। इधर नेहरू संसद भवन के अंदर बोल रहे थे और उसी समय बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय आजादी का जश्न मना रहे थे। वो सुबह आई और बिस्मिल्लाह खान की सेनाई के साथ उसकी शुरुआत हुई। इस सबसे दूर आम भारतीयों के बापू कलकत्ता के बेलिया घाट में उपवास धारण किए बैठे थे, क्योंकि बंटवारे के बाद बंगाल और पंजाब में अमन छिन गया था, लेकिन वो दिन सारी बलाएं दूर करने आया था। इसलिए दोपहर होते होते कलकत्ता के भयानक दंगाग्रस्त इलाकों में शांति और भाईचारा होने लगा। इससे बापू को शांति मिली। शाम को प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। शाम को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। अनुमान था कि वहां 30,000 लोग आएंगे, लेकिन 5 लाख लोग आ पहुंचे थे। माउंटबेटन की बग्गी के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि वे अपनी बग्गी से उतरने का सोच भी नहीं सकते थे। जब प्रधानमंत्री नेहरू तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब आसमान में एक इंद्रधनुष छा गया। खुशी, उत्साह और उम्मीद से भरे 7 रंगों और 7 सुरों ने जश्न के उत्सव को आसमान पर चढ़ा दिया था। ऐसा था आजाद ख्यालों वाले भारत का वो पहला दिन। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।